हेलो इंजीनियर्स। एलो टेक्निकल स्कूल में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स पे। आज की अपनी वीडियो बड़ी ही स्पेशल रहने वाली है। आज के जो टॉपिक्स हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें किसी भी बात करें तो किसी भी एक इंजीनियर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे? टॉपिक्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है एसएलडी, सिंगल लाइन डायग्राम। आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। बहुत से ऐसे इंजीनियर होते हैं जिनको एसएलडी पढ़ने नहीं आती, उसके बारे में आइडिया नहीं होता। वो सारी चीज़ें हम आज बात करेंगे। दूसरी चीज़ है एसओपी। एसओपी होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या किसी भी मशीन को स्टार्ट करने का या फिर किसी भी एक्टिविटी को मतलब का जो किसी भी एक्टिविटी का क्या एसओपी रहती है, वो सारी हम बात करेंगे। उसके बाद आ गया हिस्ट्री। क्या हिस्ट्री कार्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हिस्ट्री कार्ड क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस, उसके बारे में। उसके बाद चेकलिस्ट, लॉग बुक, इनके डिफरेंस क्या है। चेकलिस्ट और लॉग बुक में डिफरेंसेस क्या है, क्यों हम चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, भरते हैं, पेपर को वेस्ट करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री कार्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद बात करेंगे कि सर्विस रिपोर्ट की क्या है, और एक सर्विस रिपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम उसको यूज करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद आपका आती है एक्सप्लेशन मैट्रिक्स। एक्सप्लेशन मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों लगाना चाहिए, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आज बात करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं कि एसएलडी। एसएलडी क्या है? आप अगर इसको पढ़ सकते हैं तो एक छोटा सा क्या है, एक सिंगल लाइन डायग्राम इज अ सिंप्लीफाइड representation of an electrical system that show the path of power flow using a single line। क्या होती है इसमें, एक डायग्राम होता है। जब एक चार्ट साइज में रखते हैं इसको, इसमें क्या होता है कि आपकी सभी इंस्ट्रूमेंट को पावर सप्लाई कहाँ से मिली है, किस कौन कौन से ब्रेकर यूज किए गए हैं, कौन सी कंपनी के ब्रेकर यूज किए गए हैं, कौन सी वायर कितने एमएम की है, किसी भी इक्विपमेंट को कितने सोर्स दिए गए हैं, अगर उनका पावर फेलियर होता है तो हम कहाँ से उस एसएलडी से देख के चीज़ें कर सकते हैं। भाई इसमें क्या होता है, पर्पज़ क्या है? अगर बात करें तो डिजाइनिंग की बात करें कि वो डिजाइन करते टाइम, जब हम किसी बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, उसमें पहले हम काउंट करते हैं हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। अब इक्विपमेंट तो चाहिए, अब इक्विपमेंट का टोटल लोड कितना होगा, उस तरीके से हमें अपने ब्रेकर्स को डिजाइन करने पड़ेंगे, अपनी वायर्स को डिजाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से डिजाइनिंग का एक मेन पार्ट होता है जब आपके प्रोजेक्ट फेस में होते हैं, कि एसएलडी को देख के ही हम सारी चीज़ें प्लान करते हैं, ताकि हम एक अच्छा हेल्दी सेटअप प्रोवाइड कर सके अपने क्लाइंट को। उसके बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए क्या, भाई जब डे टू डे ऑपरेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे इसकी एसएलडी क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एसएलडी निभाती है कि सिंप्लीफाई द ट्रबल शूटिंग। क्या है, अगर हमारे एसएलडी मतलब हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें पावर फेलियर आ गया, तो हम कहाँ पे चेक करेंगे? हम एसएलडी से चेक करेंगे इसमें पावर सप्लाई कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन कौन से ब्रेकर से होते हुए हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ट्रबल शूटिंग में भी हमारी मेन हेल्प करती है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड टू द इनिशियल रेफरेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है इसमें कि अभी कहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं वेल अवेयर हूँ सिस्टम के लिए, लेकिन अगर वो कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब मैं जब कहीं पे स्विच कर लेता हूँ तो तब जो नेक्स्ट कोई भी वहाँ पे आता है उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सिस्टम, कहाँ से सप्लाई कहाँ पे आ रही है। तो ये एक नॉलेज भी है, जो चीज़ ट्रांसफर मैं अगर किसी को बताऊंगा, हैंडओवर भी दे के जाता हूँ, तो मैं उस डीप लेवल तक नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जब कोई मुझसे हैंडओवर लेगा, यानी मुझसे आगे कोई भी ज्वाइन करता है, तो वो एसएलडी समझेगा। पहले वो एसएलडी के बारे में देखेगा कहाँ से सप्लाई कहाँ पे आ रही है, कि कल को अगर कोई ट्रबल आती है, कोई ब्रेकडाउन आता है, तो इजीली जाके इस चीज़ को पकड़ सके और सोल्व कर सके। तो ये एसएलडी की एक मेन चीज़ होती है। उसके बाद क्या होता है भाई, एसएलडी के की फीचर्स क्या होते हैं? सिंबल एंड कंपोनेंट्स। उसमें हर एक सिंबल दिया गया था कि ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगा है, कितने रेटिंग के ट्रांसफार्मर है, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद पावर फ्लो। पावर फ्लो का क्या होता है कि आपके स्टेप टू स्टेप कहाँ से पावर सप्लाई जनरेट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है। और तो स्टेप भाई
आपके ट्रांसफार्मर के बाद कितने आए, कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, उसके बाद कौन से ब्रेकर पे गए हैं, कौन से पैनल पे गए हैं, वो कितनी रेटिंग के ब्रेकर हैं, किस वायर की क्या रेटिंग है, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होती है। उसके बाद रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन मैंने जैसे बता दिया उसमें होता है। उसके बाद सिंगल लाइन although the actual system में भी है मल्टीपल वायर्स, क्या होते हैं ना उसके लिए जैसे ड्यूल सोर्स भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक सिंगल वायर से समझाया जाता है, या 3 फेस की बात करूँ तो उसमें वायर भाई 3 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, वो चीज़ मैटर नहीं करती, आपको सिंगल लाइन से बताया जाता है। अगर आपके इस ट्रांसफार्मर से यहाँ पे इतनी वायर आई है तो उसको सिंगल लाइन से ड्रॉ किया जाएगा। अब बात करते हैं हम अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का, एसओपी। एसओपी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें सभी को पता होना चाहिए, और मैं कहूँ एक इंजीनियर लेवल पे हमें बनानी भी आनी चाहिए। अगर हम एक एसओपी नहीं बना सकते किसी चीज़ का तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं। हमें अपने रूटीन को, हम अपने आप को, अगर हमें एक बढ़िया एक इंजीनियर बनाना है तो आपको डेफिनेटली एसओपी का पता होना चाहिए, एसओपी बनानी आनी चाहिए हर चीज़ की। वो हर एक इक्विपमेंट की हो सकती है। तो एक एसओपी की बात करो, हम स्पोडेटिक बाइक यूज कर रहे हैं, बाइक का हमें एसओपी पता होना चाहिए। भाई बाइक में क्या होता है, एसओपी क्या है, भाई प्रोसीजर क्या है किसी चीज़ को ऑपरेट करने का। भाई हम पहले जाएंगे, बाइक को सीधी करेंगे, स्टैंड हटाएंगे, उसके बाद किल्स को दबाएंगे, अपना पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करके फिर हम अपना उसमें किल्स उसको स्पार्क कर रहे हैं या फिर किक कर रहे हैं। किक करने के बाद हमें थ्रोटल कितना करना है, गियर कब चेंज करना है, वो सारे एसओपी के पार्ट होते हैं। ये एक मोटा मोटी एक एसओपी यही चीज़ होती है। एसओपी एक डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है वो एसओपी कहलाती है। अब बात करें कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। भाई हम डॉक्यूमेंट अगर हमें किसी की एसओपी बनानी हो, मेनली इंजीनियर और सुपरवाइजर के लिए है ये, या मैनेजर लेवल के लिए भी आ जाती है चीज़ें, कि किसी भी चीज़ का हम एसओपी बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। भाई फर्स्ट टाइटल, कि हम उसको एक टाइटल दें, क्या नाम है, किस चीज़ की एसओपी बना रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चला है, इलेक्ट्रिकल मतलब कोई पैनल है उसकी पीपीएम की अगर मैं बात करूं, उसकी हमें एसओपी बनानी हो तो किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट क्या होगा, टाइटल आपका इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस, अगर हम कहीं, या फिर इलेक्ट्रिकल का पैनल का पीपीएम। उसके बाद एसओपी का नंबर दे दीजिए, ELM, या फिर आप उसको जो भी नंबर देना चाहते हैं वो आपने दे दिया। इफेक्टिव डेट, किस डेट से इफेक्टिव होगी, यानी कि ये जो बनी है एसओपी किस डेट को बनी है, आज से कब तक, आज से स्टार्ट होगी। उसके अंदर अमेंडमेंट होते रहते हैं, अगर उसमें आगे फ्यूचर में कोई चीज़ आती है तो वो अमेंडमेंट होते हैं। लेकिन ये जो एसओपी हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस डेट से हुई थी। उसके बाद प्रपोज किसके लिए किया गया है, भाई क्या इलेक्ट्रिकल पैनल का पीपीएम है, ये हमारा चीज़ रहेगी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है। रिस्पॉन्सिबल की बात करें तो हम टेक्नीशियन और सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल है। टेक्नीशियन क्या करेगा, वहाँ पे जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करेगा, और सुपरवाइजर क्या करेगा, सुपरवाइजर उसको जो उसने एक्टिविटी की है उसको रेक्टिफाई करेगा या क्रॉस चेक करेगा ताकि उसमें कोई कमी ना हो। क्योंकि हर एक लेवल पे उनका नज़रिया चेंज होता रहता है। केमिस्ट्री का नज़रिया एक अलग हो सकता है, एक सुपरवाइजर का नज़रिया अलग है। उसके बाद बात करें कि हमारे इंजीनियर का अलग है, मैनेजर का अलग है, स्टेट मैनेजर का अलग है, या फिर हमारा, इस तरीके से हर लेवल पे जाके हर चीज़ का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो डेफिनेटली उसको करना चाहिए। उसके बाद मटेरियल क्या क्या यूज कर रहे हैं हम, टूल्स है, पीपी, और भाई अपने क्लीनिंग आइटम यूज कर रहे हैं। उसके बाद अपने प्रिपरेशन में क्या, भाई इंस्पेक्शन कर रहे हैं, भाई कि जो सुपरवाइजर इंस्पेक्शन कर रहे हो कोई लूज कनेक्शन तो नहीं हो गया, टाइटनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। और उसके बाद करेंगे टेस्टिंग। भाई आपकी टेस्टिंग उसमें देखेंगे कि भाई अगर मैं किसी पैनल को यूज़ करना हो तो उसमें वोल्टेज पूरी है कि नहीं है, कोई वायर हीट तो नहीं हो रही थी, उसमें वोल्टेज करंट कितना है, ओवरलोड तो नहीं है वो। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। उसके बाद एक क्लीनिंग का पार्ट रहेगा, और एक फाइनल स्टेप होता है रिस्टोर करना। भाई आपने अगर कोई पैनल पे काम कर लिया तो उसके बाद अपनी एक्टिविटी खत्म करने के बाद उसको एनर्जाइज भी कर देना है। वो सारी चीज़ आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि एक चीज़ होती है लॉग बुक और चेकलिस्ट। हमारी इंडस्ट्री में अगर मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो हम अपना 40% जो टाइम है वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड्स दो तरीके से मेनली हम मेंटेन कर रहे हैं।
एक होती है चेकलिस्ट, एक होती है लॉग बुक। लॉग बुक क्या है? अगर मैं लॉग बुक की बात करूं तो लॉग्स क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी मशीन के क्या पैरामीटर्स चल रहे थे, वो हो गया आपके लॉग बुक। और अगर मैं चेकलिस्ट की बात करूं कि चेकलिस्ट का क्या होता है, जब मैं किसी भी मशीन के पास गया या मैं किसी भी रूम में गया हूं या फिर किसी भी मैं पैनल के पास गया हूं, तो उस टाइम पे क्या क्या पैरामीटर थे, पैरामीटर इन द सेंस क्या क्या उसकी कंडीशंस क्या थी, वो सारी आपकी आ गई चेकलिस्ट में। अगर हम एक एग्जांपल लेके चले कि जैसे यूपीएस है या फिर डीजी की बात करें, तो हम उसमें क्या होता है, लॉग बुक का क्या काम होता है, किस टाइम कितना लोड चल रहा था, बैटरी वोल्टेज कितनी थी, इनपुट आउटपुट क्या आ रहा था, वो सारे रिकॉर्ड होते रहते हैं, ताकि हम कल को उसमें अगर कुछ ब्रेकडाउन आता है तो हमें पता चले कि इसके लॉग्स क्या चल रहे थे। ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, तो उसका जो भी चीज़ है वो सारी आपकी डिस्प्ले में शो करती रहेगी, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम कोई भी ब्रेकडाउन आने से पहले इस चीज़ को समझ सकें कि भाई हमारी मशीन हेल्दी है कि नहीं है। और अगर ऐसा भी नहीं तो अपन इन फ्यूचर हम पता चले कि भाई हमारा लोड किस टाइम बढ़ रहा है, किस टाइम कम हो रहा है, कब कब हम किस तरीके से मैनेज करना है अपना। ये चेकलिस्ट का क्या है, रूटीन प्रोसेस होता है आपका, कंप्लाइंस का भी एक पार्ट होता है, उसके बाद वेरीफाई करते हैं उसको। और अब आती है बात एक सर्विस रिपोर्ट और हिस्ट्री कार्ड की। ये आपके हर एक मशीन के पास, मशीन के साथ अटैच होता है हिस्ट्री कार्ड। हिस्ट्री कार्ड क्या होता है? हिस्ट्री का आप समझेंगे किसी भी चीज़ का कि बैक में क्या क्या उसमें एक्टिविटी हुई है, क्या ब्रेकडाउन आए हैं, कब कब इसकी पीपीएम हुआ है, कब कब इसकी सर्विसिंग हुई है, वो मशीन का हिस्ट्री कार्ड हो गया। दूसरे की बात करें तो हम चेकलिस्ट, सर्विस रिपोर्ट। सर्विस रिपोर्ट क्या होती है? जब ये क्या होता है कि जब आउटसोर्स, जब हम जैसे किसी की एएमसी दे रखी है, तो कोई भी वेंडर आता है हमारा, तो वो सर्विस रिपोर्ट जनरेट करता है। इस मशीन को मैंने ये चेक किया, इसमें ये पैरामीटर्स थे, इसमें ये कमी है, ये कमी का ये सॉल्यूशन है, तो वो सारी चीजें उसमें सर्विस रिपोर्ट में मेंशन करता है। हिस्ट्री कार्ड क्या है? एक सिंपली रिकॉर्ड है कि इस टाइम इसकी सर्विस हुई। और अगर मैं बात करूं कि सर्विस रिपोर्ट का क्या मतलब है, सर्विस रिपोर्ट में उस टाइम पे अगर वो कोई ब्रेकडाउन था, उस टाइम पे क्या रीजन था, क्यों हुआ और उसका सॉल्यूशन क्या किया। सर्विस रिपोर्ट एक सिंगल टाइम के लिए ब्रीफ हो जाता है। और हिस्ट्री कार्ड में क्या होता है, उसकी सिर्फ एक हिस्ट्री होती है, भाई उस टाइम पे उसका ब्रेकडाउन हुआ था। और सर्विस रिपोर्ट में क्या आएगा कि उस टाइम पे जो ब्रेकडाउन हुआ था, क्यों हुआ था, क्या क्या कंपोनेंट चेंज हुए हैं, वो सारी चीजें सर्विस रिपोर्ट में आएंगी। भाई ये क्या होता है, ये ट्रैकर के लिए होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट फॉर ए स्पेसिफिक सर्विस टास्क। भाई उसमें क्या क्या चीजें वो परफॉर्म की गई है, वो सारी सर्विस रिपोर्ट में आएगी। उसके बाद आ गया आपका कंप्लीट हिस्ट्री व्यू। अगर हम किसी का देख सकते हैं कि वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, इसमें समराइज कर दी जाती है कि इस सर्विस में हमने क्या क्या किया है। उसके बाद आता है इंक्लूड डेट सर्विस। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस स्क्रीन पे जो आपको शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि अपना सर्विस में और एक बेसिक की अगर मैं जो डिफरेंस की बात करूं तो यही सारी चीजें हैं। कई बार मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, हिस्ट्री कार्ड्स को मैनिपुलेट कर देते हैं कई, जो मैं अच्छा नहीं बताऊंगा इसको, कि जब एएमसी का टाइम आता है तो हिस्ट्री कार्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि ताकि कोई जब बिडिंग के लिए कोई नया वेंडर आता है तो उसको देखेगा अगर इस मशीन में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आया है तो उसके ऑटोमेटिकली उसकी जो एएमसी कॉस्ट है वो कम आ जाएगी। अगर उस किसी मशीन में ब्रेकडाउन ज़्यादा आते हैं तो उसमें वो ब्रेकडाउन शो करते हैं तो उसकी एएमसी कॉस्ट बढ़ जाती है। कई साइटों पे करते हैं लेकिन नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ये हमारे इक्विपमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, एक्सक्लेशन मैट्रिक्स। एक्सक्लेशन मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों जरूरी है। आप आपने देखा होगा यूपीएस रूम में, डीजी में, एलटी में, आपके क्या कहते हैं जैसे चिलर प्लांट रूम में, या फिर आपका एक मतलब हर एक इक्विपमेंट का एक एक्सक्लेशन मैट्रिक्स होता है। एक्सक्लेशन मैट्रिक्स क्या होता है, अगर सो दैट मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर मुझे सिर दर्द है तो क्या करूंगा, मैं एक डिस्प्रिन कहाँ से ले आऊंगा, एक स्टोर से जाके, मेडिकल स्टोर से जाके मैं एक डिस्प्रिन ले आऊंगा, और उसके लिए मैं मैदानता में तो नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे सो दैट कोई ऐसी इंजरी है या फिर कोई ऐसा भाई हेडेक बहुत है, मेरा कंटिन्यूसली आ रहा है,
तो क्या मैं उसको बार बार मेडिकल स्टोर के पास जाऊँगा? नहीं। क्या रहेगा, मुझे लेवल अप करना पड़ेगा। पहले मैं किसी छोटे हॉस्पिटल में, फिर मैं थोड़े और बड़े हॉस्पिटल में, फिर एक टॉप क्लास के हॉस्पिटल में जाऊंगा अगर मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है या फिर मुझे वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसी तरीके से एक्सप्रेशन मैट्रिक्स काम करती है। इसमें अलग अलग लेवल होता है, लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी अगर कोई छोटा इंसिडेंट है, हम साइट पे काम कर रहे हैं, कोई ब्रेक डाउन आया है, सो दैट आपकी कोई डीबी डाउन होगी, तो क्या करेंगे, हम अपने सुपरवाइजर को बता देंगे, इंजीनियर को बता देंगे। उसके बाद आ जाता है सेकंड लेवल। अगर हमारा यूपी स्ट्रिप कर गया तो आपको डेफिनेटली फर्स्टली अपने सुपरवाइजर को तो बताना ही है, इंजीनियर को तो बताना ही है, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप पे, अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से तो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। आपको इमीडिएट कोई इमरजेंसी सर्विस आ गई, इमरजेंसी में आपका सो दैट कोई आग का कोई कंसर्न आ गया, तो आप अपने मैनेजर तक को कॉल कर सकते हैं, आपने एजीएम तक, जीएम तक को कॉल कर सकते हैं, ताकि उस चीज़ को पता चले, वहाँ पे कहीं भी चीज़ रुके ना। आपको हर किसी को इन्फॉर्म करना है। एक्सप्रेशन मैट्रिक्स सेम होता है। पहला स्टेप बात करें, अगर कोई आपका सीनियर है वो नहीं सुनना तो उसके सीनियर को आप कॉल कर सकते हो, उसका सीनियर भी अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उससे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। लेकिन आपको क्रिटिकलिटी देखनी पड़ेगी। अब किस क्रिटिकलिटी के साथ हम किस किस को अप्रोच कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि हम छोटी सी किसी बात के लिए जीएम तक को कॉल करें, नहीं। अभी जो छोटी सी बात है मैनेज हो सकती है तो इजीली हम उसको वहाँ पे सुपरवाइजर तक इन्फॉर्म करके या इंजीनियर तक इन्फॉर्म करके रुक सकते हैं। लेकिन अगर उसमें लगता है आपको कि नहीं, ये बात अभी सभी को बताने की ज़रूरत है, आपका कोई भाई एसीबी में ब्लास्ट हो गया या फिर आप किसी पैनल में ब्लास्ट हो गया, तो वो चीज़ बड़ी ही, क्योंकि कल को हमारे ऑपरेशन को हैम्पर करेगी, तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बतानी है। अगर आपका कहीं पे भी मैसेज पास नहीं हुआ तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। वही चीज़ एक्सेलरेशन मैट्रिक्स के तरीके से आपके हर एक स्टोर में, या फिर मैं बात करूं आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वहाँ पे लगे होते हैं। वो एक्सप्रेशन मैट्रिक्स दो तरीके की हो सकती है, एक आपके साइट स्पेसिफिक हो सकती है, एक आपके इक्विपमेंट स्पेसिफिक हो सकती है, जिसके में ओईएम के जो भी हैं आपके, उसमें सर्विस इंजीनियर हो गया, उसका सिटी हेड हो गया, उसका रीजन हेड हो गया, उसके बाद आपका कंट्री हेड तक के नंबर होते हैं। जैसे मैं अगर डीजी की बात करूँ तो उसमें क्यूमेंस के हर किसी के नंबर होंगे। उसके बाद योर्क की बात करूँ, मतलब प्लांट की बात करूँ तो उसमें भी अलग अलग होते हैं। जैसे अब यूपीएस की बात करें, जैसे इटोन है, इटोन में उसके सिटी हेड से लेके, मतलब सिटी हेड से लेके आपका कंट्री हेड तक के नंबर होंगे। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेप पे नहीं सोल्यूशन मिल रहा, सेकंड पे जा सकते हैं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे नहीं तो फोर्थ पे। उसमें चीज़ें क्या क्या ऐड होती हैं भाई, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी मेल आईडी, उनके नाम और डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, ताकि हम उसको एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके उस चीज़ को रिजोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सारी चीज़ें थी। तो डेफिनेटली आपको वैल्यू देगी आपके सिस्टम में। डेफिनेटली इस चीज़ को अगर आप थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, बहुत सी चीज़ें मैं इसमें सभी चीज़ें नहीं ऐड कर सकता, अदरवाइज ये बहुत और लंबी बन जाएंगी वीडियोस। तो अभी इनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दिया है। आगे की वीडियो में हम चाहेंगे और भी ज़्यादा कैलकुलेट करें कि एक टॉपिक से जो जो वर्ड्स निकले हैं उस हर एक वर्ड पे जा सके, उस वर्ड को और ज़्यादा डीप में जा सके। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अपनी कल एक दूसरी वीडियो में। थैंक यू।